इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है, जो फिजिक्स का मेनली फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम कवर करेंगे। तो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है क्लास 8 में फोर्स एंड प्रेशर, बल और दाब। वो क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए हम किसी चीज़ को खींचे या किसी चीज़ को धक्का दिए, तो हम सीधा खींच या धक्का देने के लिए क्या करना पड़ता है? उसपे बल यानी कि फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, वही ना करना पड़ता है। और फोर्स क्या होता है? किसी चीज़ को हम पुश किए या किसी चीज़ को पुल किए तो क्या होता है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट तेज से चल रहा है, हम उसको पुश कर दिए और पुश कर दिए तो क्या हो जाएगा? वो और तेज से चलने लगेगा। यानी कि हम फोर्स लगा के क्या क्या कर सकते हैं, ये बताइए। तो हम फोर्स लगा के कोई चीज़ को धीरा कर सकते हैं, रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, या फिर फोर्स लगा के किसी भी चीज़ दिशा बदल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? शेप उसका चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्लास्टिक का बोतल है, उसको हम फोर्स अप्लाई किए उस पे तो क्या होगा? उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले फोर्स का डेफिनेशन देखेंगे क्या होगा। अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। इट मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, स्टॉप, स्पीड अप कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन भी तो हम चेंज कर सकते हैं किसी चीज़ का फोर्स अप्लाई करके। तो वही हिंदी में बल किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव है, यह वस्तु के चलने, रुकने, तेज होने, धीमा होने या दिशा बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। जैसे कि हम फुटबॉल को मारेंगे, ठीक है, या फिर जो फुटबॉल का खेल होता है उसमें किक करता है कि ना फुटबॉल को प्लेयर, तो क्या वो उस पे फोर्स अप्लाई करता है कि ना, जिसके कारण उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, फुटबॉल को रोक भी सकता है और उसको मतलब स्पीड अप भी कर सकता है। क्या करके? फोर्स अप्लाई करके। फिर उसके बाद ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल, ये किस चीज़ का उदाहरण है? देखिए, खींचना। अगर हम कुएं से पानी निकालेंगे तो क्या करेंगे? खींचेंगे। ये पुल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल था? पुश का एग्जाम्पल था। हम बॉल को किक किए तो धक्का ही ना मारे, तो पुश का एग्जाम्पल था। और पुल, पुश और पुल आप याद रखिएगा। पुल यानी कि कोई भी चीज़ को खींचते हैं और पुश यानी कि कोई भी चीज़ को धक्का देते हैं। ठीक है, खींचेंगे कैसे? मान लीजिए हम ड्रॉवर, आपके रूम में ड्रॉवर होगा तो हम ड्रॉवर को क्या करते हैं? कोई सामान निकालना होता है तो ड्रॉवर को खींचते हैं, यानी कि पुल करते हैं। अब इसको हम आपको फिगर के भी माध्यम से समझा देते हैं। देखिए, देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ये फुटबॉल का प्लेयर क्या कर रहा है? इस फुटबॉल को, ये फुटबॉल का प्लेयर क्या कर रहा है? फुटबॉल को देखिए तो ये क्या कर रहा है? स्टॉप कर दे रहा है। तो ये क्या, इसे फोर्स अप्लाई करेगा कि ना करेगा? ये खिलाड़ी क्या कर रहा है? हॉकी का प्लेयर इस स्टिक से, हॉकी स्टिक से इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, इसको स्टॉप कर सकता है। क्या करके? फोर्स अप्लाई करके। फोर्स लगेगा। या फिर देखिए, ये क्या कर रहा है? ये प्लेयर देखिए क्या कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई करके मूविंग ऑब्जेक्ट के स्पीड को कम कर दे रहा है। तो सारे चीज में क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है कि ना? हो रहा है। अब आपको पुल का एग्जांपल देते हैं। मान लो दो सहेली खेल रही है और दोनों एक दूसरे को खींच रही है, दोनों एक दूसरे को खींच रही है, ये देखिए खींच रही है। तो ये इसको इस साइड खींचेगी, ये इसको इस साइड खींचेगी, यानी कि क्या कर रही है? पुल कर रही है, एक दूसरे को पुल कर रही है। पुल कर रही है कि ना? हम्म तो ये किस चीज का एग्जांपल है? पुल का एग्जांपल है। याद रहेगा। एक और एग्जांपल देखिए, ये देखिए, ऐसा रस्साकसी का खेल आप खेले होंगे। ये प्लेयर सारे इधर पुल करते हैं, ये सारे प्लेयर इधर पुल करते हैं। तो ये किस चीज का एग्जांपल है? पुल का एग्जांपल है। खींच रहे हैं एक और, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, तो किस चीज का एग्जांपल है? पुल का एग्जांपल है।
यानी कि ये क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो पुश और पुल में डिफरेंस समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं। फोर्स से हम किसी भी चीज के डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं वो देखिए। फोर्स आर ड्यू टू इंटरेक्शन। बल क्या है, परस्पर क्रिया है। बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच में ही लगता है, कभी भी एक वस्तु के बीच में, एक वस्तु के बीच में आप बल कैसे लगा सकते हैं। हम्म? मान लीजिए आप किसी भी चीज को खींच रहे हैं, तो वो भी वस्तु आप पे बल लगाएगा, ठीक है। भले ही वो कम अप्लाई कर पाएगा, जिसके कारण उसका बल नेग्लेक्ट हो जाएगा और आप उसको खींच पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका फोर्स ज्यादा होगा तो आप उसको नहीं खींच पाएंगे। मान लीजिए कोई ज्यादा मजबूत आदमी आपको खींच रहा है, तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। अगर वो आपको खींच रहा है तो बल आप उस पर अप्लाई कीजिएगा तो वो भी आप पे अप्लाई करेगा। अगर उसका बल कम रहेगा तो आप उसको खींच लेंगे, और अगर उसका बल ज्यादा रहेगा तो वो आपको खींच लेगा, ठीक है। यानी कि फोर्स इतना याद रखिएगा कि फोर्स हमेशा टू ऑब्जेक्ट के बीच में रहता है, टू ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन से लगता है। विदाउट इंटरेक्शन यानी कि बिना दो ऑब्जेक्ट के फोर्स लग ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यही है, फोर्स कम इनटू प्ले ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट। जब दो वस्तु एक दूसरे की ओर इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। विदाउट इंटरेक्शन नो फोर्स एक्ट। दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क के या परस्पर क्रिया में आती है तभी बल उत्पन्न होता है। बिना परस्पर क्रिया के कोई बल कार्य नहीं करता है, ठीक है। इसका हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाएंगे। बल हमेशा जोड़े में रहता है, इसको सिंपल ऐसे याद रखिएगा, बल हमेशा जोड़े में रहता है। बल हमेशा दो वस्तुओं के बीच में लगता है। मान लीजिए आप किसी कार को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं, तो क्या होगा, कार भी आप पे फोर्स अप्लाई करेगा, बट क्या होगा कि कार का जो फोर्स अगर कम रहेगा, कार आप पे कम फोर्स अप्लाई करेगा तो आप उस कार को धकेल पाइएगा। लेकिन अगर कार ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा तो आप उसको नहीं धकेल पाइएगा, ठीक है ना। आप रस्सा कसी के खेल में रस्सी को खींच रहे थे, तो उधर से भी ना आदमी खींचेगा। अगर उसका फोर्स ज़्यादा रहेगा तो आप उधर खींचा जाइएगा, और इधर आपका फोर्स ज़्यादा रहेगा तो आप उसको खींच लीजिएगा। लेकिन बल तो हमेशा जोड़े में ही ना रहा है, परस्पर इंटरेक्शन से ही ना हुआ है। इसे याद रखिएगा इतना। अगला देखिए, बल के क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। बल क्या क्या कर सकता है, ठीक है। तो बल क्या कर सकता है, मान लीजिए कोई चीज गति में है, उसको रोक सकता है कि ना। मान लीजिए कोई तेजी से चलते 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 आ रहा है, हम उसे फोर्स अप्लाई करेंगे, उसको रोक देंगे। या फिर ब्रेक कैसे काम करता है, ब्रेक ब्रेक धीरे धीरे किसी वस्तु के स्पीड को कम कर देता है कि ना। तो फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को। यानी कि कोई चीज मूविंग है तो उसको स्टॉप कर सकता है, स्टॉप है तो उसको मूविंग कर सकता है। मान लीजिए किसी चीज का स्पीड कम है तो उसको हम और फोर्स अप्लाई करके उसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। यानी कि उसका स्टेट ऑफ मोशन मोशन चेंज कर सकते हैं कि ना। हम्म? इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए, देखिए। देखिए ये रस्साकसी वाला जो ये होता है, इस पे देखिए आप क्या कीजिएगा। मान लीजिए ये जो टायर है, मतलब इसे क्या हम बोलते हैं, हाँ टायर ही है। इस टायर को अगर हम जोर जोर से मारेंगे, इसका स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। इसको इसको अगर हम इस साइड से इसको अगर हम इस साइड से मारेंगे तो इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसको अगर इस साइड से रोकेंगे तो इसका स्पीड हम कम कर सकते हैं। तो इसका स्पीड अप कर सकते हैं, इसका स्पीड लो कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम फोर्स लगा के इतना चीज मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं कि ना। यानी कि उसका स्टेट ऑफ मोशन इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि ना। अब उसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये तो इस, इसके डायरेक्शन को भी हम चेंज कर दिए थे। अब
और फोर्स लगा के किसी चीज़ के शेप को भी चेंज कर दिए थे। इसका भी एग्जांपल हम आपको बताए हैं कि मान लीजिए कोई बोतल है, बोतल को अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे बोतल पे तो क्या होगा, बोतल का शेप चेंज हो जाएगा। तो यानी कि हम ये तीनों चीज़ कर सकते हैं कि किसी चीज़ के स्टेट ऑफ मोशन यानी कि स्पीड उसका चेंज कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसका शेप चेंज करते हैं तो कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, इसी को हिंदी में समझ लीजिए। बल किसी बल गति की अवस्था को बदल सकता है, चलना रुकना, गति से बदल सकता है या फिर दिशा बदल सकता है या फिर आकार बदल सकता है। इतना चीज फोर्स लगा के हम चेंज कर सकते हैं कि ना। अगला अब ये इम्पोर्टेंट है, देखिए अब इसको ध्यान से समझिएगा। टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार हमको वैसे 5 टाइप के फोर्स होते हैं। ठीक है, 5 टाइप में से 2 होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और 3 होते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स किसको बोलेंगे, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है, स्पर्श, यानी कि हमको किसी भी वस्तु को छू के जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो होगा कॉन्टैक्ट फोर्स, और बिना छुए जो फोर्स अप्लाई हो जाएगा वो होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बस इतना ही याद समझना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि हमको छूना पड़ेगा, दोनों टच करेगा। ठीक है, दोनों 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 हम यहाँ पे दोनों कह रहे हैं, यानी कि फोर्स हमेशा टू ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन के कारण ही होता है। ठीक है ना, ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, दीज फोर्स एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट टच ईच अदर, जब ऑब्जेक्ट टच करेगा एक दूसरे को तभी ये लगेगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट होता है मस्कुलर फोर्स, पेशिए बल, यानी कि हम किसी भी चीज को उठा रहे हैं हम, या कोई भी ह्यूमन, कोई भी जानवर, कोई भी फोर्स अप्लाई किसी भी चीज पे कर रहा है तो अपने मस्कुलर मसल्स से ही ना करता है। तो उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय मसल। किसी चीज को हम लिफ्ट उठाते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, कुछ भी चीज चेंज करते हैं, कोई भी फोर्स लगाते हैं, अगर हम अपने मसल्स से लगाते हैं हम तो उसको वो क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये जो है बैलगाड़ी में जो बैल है ये किस फोर्स के कारण इसको खींच पा रहा है, मस्कुलर फोर्स के कारण। किस फोर्स के कारण, मस्कुलर फोर्स के कारण। ठीक है, अपना पेशीय बल लगा रहा है, मसल्स का बल लगा रहा है, इसी कारण टायर को खींच पा रहा है। और इसी फिगर में हम आपको दूसरा भी फ्रिक्शन फोर्स समझा देते हैं। देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, मान लीजिए किसी फ्रिक्शन फोर्स मतलब कि जो दो दो वस्तुओं के मोशन को अपोज करता है, यानी कि गति का विरोध करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये बैल चल रहा है तो देखिए ये फोर्स अप्लाई कर रहा है जमीन पे, ध्यान से समझिए। देखिए ये फोर्स अप्लाई करेगा जमीन पे, ये फोर्स अप्लाई करेगा जमीन पे यानी कि अर्थ पे, तो अर्थ भी सेम फोर्स अप्लाई करेगा इसके पैर पे, जिसके कारण ये आगे की ओर बढ़ पाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ पाएगा। मान लीजिए यहाँ पे तेल, हम बहुत सारा तेल रख दिए तो क्या होगा, यहाँ का फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा जिसके कारण क्या होगा, बैल अपना फोर्स तो मस्कुलर फोर्स अपना अप्लाई करेगा, बट जो फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया है सरफेस का, जिसके कारण बैल जितना फोर्स अप्लाई करेगा उतना फोर्स और चीज से अप्लाई नहीं कर पाएगा। फ्रिक्शन के कारण यहाँ का फोर्स कम हो जाएगा, जिसके कारण चलने में कठिनाई होगा। ठीक है ना, तो फ्रिक्शन क्या होता है, मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मोशन का अपोज करता है। और ये कॉन्टेक्ट है या अन कॉन्टेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हमको सतह पे टच करना पड़ा है। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही हम चल पाते हैं, और फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही चलना कठिन भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे तेल रख दिए तो हमको चल पाएंगे नहीं, कठिन हो पाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स क्या होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों फोर्सेज में हमको ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है, या फिर दो वस्तुओं को टच करके ही ये फोर्स अप्लाइड होते हैं, इसलिए इसको कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। कौन कौन सा फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। जैसे कि देख लीजिए वॉकिंग, यानी कि हम चल रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं, दिख रहे हैं। देखिए
लिखते हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो फ्रिक्शन के कारण ही लिख पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, आप तेल लगे हुए पेपर पे लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए वो जो बॉल पेन घूम नहीं पाएगा, इसलिए लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को स्टॉप्ड और रोलिंग बॉल, मतलब कोई भी बॉल आ रहा है आपके पास, वो धीरे 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 फ्रिक्शन के कारण ही ना रुक जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। ये मोशन गति का विरोध करता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? गति का विरोध करता है। ये हम आपको समझा दिए। तो इसके कारण बॉल रुक जाता है। तो ये दोनों क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं, क्योंकि इसके लिए वस्तु को हमको कॉन्टेक्ट यानी कि छूना पड़ रहा है। अब हम आपको नॉन कॉन्टेक्ट समझाएंगे। उससे पहले इसका थोड़ा छोड़िए, उसके बाद नॉन कॉन्टेक्ट समझिए। नॉन कॉन्टेक्ट क्या होता है? नाम में ही छुपा हुआ है इसका। नॉन कॉन्टेक्ट मतलब इसके लिए वस्तु को हमको छूना नहीं पड़ेगा, इसके लिए छूना नहीं पड़ेगा। तो हम इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए दो आप चुंबक है, ठीक है। पहले नॉन कॉन्टेक्ट का समझ तो लीजिए। फोर्स एक्टिंग विदाउट कॉन्टेक्ट, बिना कॉन्टेक्ट के ही फोर्स लग जाता है। फर्स्ट क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। अब इसको समझिए, दो मैग्नेट को अगर हम एक साथ लाएंगे, दूसरा समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विरुद्ध स्थैतिक बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? मान लीजिए आप एक पेन लीजिए, ठीक है। ये आप प्रयोग कीजिए, खुद से अपने घर पे कीजिए। आप एक पेन लीजिए और पेपर का बहुत छोटा 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 टुकड़ा कर दीजिए, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा। और इस पेन को आप अपने सर पे रगड़िए, ठीक है। आप अपने सर पे रगड़िए, खूब रगड़िए, खूब रगड़िए। तो तब ये क्या होगा? पेन चार्ज बॉडी हो जाएगा, चार्ज हो गया। अब इससे मैग्नेटिक फोर्स आ गया, ये इससे आयंस आ गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया और ये चार्ज हो गया। अब इसको जब आप पेपर के पास लेके जाइएगा तो पेपर इस पे अट्रैक्ट होगा, पेपर इस पे अट्रैक्ट होगा। तो ये देखिए अट्रैक्ट हुआ। हम मान लीजिए पेन को ऐसे लेके गए, ठीक है। तो यहीं पे है तो ये अट्रैक्ट होने लगा है, पेपर यहीं पे है तो अट्रैक्ट होने लगा है। हम इसको इसको सटाने नहीं गए हैं, ये खुद से अट्रैक्ट होने लगा है। तो खुद से अट्रैक्ट होने लगा है, यानी कि कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और मैग्नेटिक तो हम समझा दिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसा है? नॉन कॉन्टेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो चीज़ है, यहाँ पे दो स्ट्रॉ है। एक स्ट्रॉ चार्ज है और एक स्ट्रॉ अनचार्ज है। तो चार्ज अनचार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हम दोनों को चार्ज कर देंगे तो क्या होगा? दोनों को चार्ज कर देंगे तो दोनों रिपेल करेगा। तो इसके लिए दोनों को टच करना ना पड़ेगा? नहीं, बिना टच किए ही ये होगा। तो ये कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टेक्ट है। नॉन कॉन्टेक्ट में आपको क्या बता दिए? फर्स्ट नंबर क्या था नॉन कॉन्टेक्ट में? मैग्नेटिक। हाँ, मैग्नेटिक। और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक। कॉन्टेक्ट फोर्स में आपको क्या बताया? मस्कुलर और फ्रिक्शनल। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है ग्रेविटेशनल। देखिए ग्रेविटेशनल क्या होता है? हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़े तो वो कहाँ पर जाता है? बिना छुए, मतलब बिना उसको अर्थ पे ले जाए वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है, गिरता है कि ना? है, गिरता है। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट है। अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ का एक सेंटर है, उसकी ओर अट्रैक्ट करता है सारे चीज़ों को, कॉन्टैक्ट करके, बिना कॉन्टैक्ट किए। ठीक है। तो नॉन कॉन्टैक्ट में 3 है, कॉन्टैक्ट में 2। कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन-कौन है? मस्कुलर फ्रिक्शन। मस्कुलर क्या? फोर्स अप्लाइड होता है मसल से तो उसको मस्कुलर फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है फ्रिक्शन के कारण तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? अपोज करता है मोशन का। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट और रिपेल करता है मैग्नेट के बीच में, ठीक है। ये नॉन कॉन्टैक्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट है। ग्रेविटेशनल क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट है। फिर उसके बाद अब अगला देखिए, प्रेशर, दाब। दाब क्या होता है? तो देखिए इसका फॉर्मूला में ही इसका
मतलब डेफिनेशन चुका है। पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं। पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं, यानी कि द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, याद रहेगा। यानी कि इसको देखिए, किसी इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होगा, बल बटे क्षेत्रफल। अब इसको समझिए, देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो हम एक दो चीज पढ़े होइएगा, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दाब देखिए, दाब जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो दाब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इन दोनों चीज का उपयोग आप दैनिक जीवन के माध्यम से हम आपको इसको समझाएंगे। मान लीजिए अगर हम बल बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। जो नीचे वाला चीज बढ़ाते हैं तो ये इधर वाला घटेगा। ठीक है, ये उल्टा होगा, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यानी कि डायरेक्ट होगा, यानी कि ये बढ़ाएंगे ये बढ़ेगा, ये घटाएंगे ये घटेगा। अगर उल्टा है तो ये बढ़ाएंगे तो ये घट जाएगा, और ये घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। मान लीजिए कोई कील है, इस टाइप से कील है, इसको अगर हमको जमीन में गाड़ना होगा तो क्या, ये जितना नुकीला होगा, यहाँ पे जितना एरिया कम होगा, जितना एरिया कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा क्रिएट होगा। समझ में आया? इस कील का एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा क्रिएट होगा, ये जल्दी से कील अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर ये कील इस टाइप से है तो इसका एरिया देखिए ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम क्रिएट होगा और ये कील अंदर नहीं जाएगा। ठीक है ना? और इसमें डायरेक्ट फोर्स से समझिए, यही कील है। देखिए अगर हम बल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बल बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा, तो ये कील जल्दी से झुका जाएगा। ज़्यादा बल लगाएंगे तो ज़्यादा जल्दी से, मतलब ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्रिएट होगा, और कम बल लगाएंगे तो कम प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये याद रहेगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में देखिए, शार्प नाइफ कट्स इजीली। क्यों? क्योंकि तेज चाकू क्यों काटता है? क्योंकि चाकू का एरिया कम रहता है तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। ठीक है, और जो चाकू एकदम भोतरा होगा, ब्लंट नाइफ होगा, तो वो काट पाएगा नहीं, क्योंकि उसका एरिया क्या होगा, एरिया उसका ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम क्रिएट होगा। एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना। ठीक है, उसका देखिए, पोर्टर्स यूज अ क्लॉथ पैड टू रिड्यूस प्रेशर ऑन हेड। देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए यहाँ पे जो पोर्टर्स है, ये क्या कर रहा है देखिए, तो ये अपने जो माथा पे जो ये पगड़ी रखता है, इसका सर मान लीजिए ऐसे है, तो अगर ये सामान है तो कम एरिया पे प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा, इसके सर पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका सर इस टाइप से है, तो मान लीजिए सामान ऐसे है, तो इतना दूर में ही एरिया इतना ही है, और एरिया क्या था, एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। यानी कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, उसको दर्द होगा, तो क्या पोर्टर्स पगड़ी रख लेता है, और पगड़ी क्या करता है, इस तरह से एरिया को बढ़ा दिया। अब एरिया अब इस पूरे एरिया पे लगेगा, यानी कि एरिया ज़्यादा हो गया, और अगर एरिया को बढ़ा दिए तो प्रेशर घट जाएगा, इस कारण ये सामान को आराम से लेके जा पाता है। ठीक है, और उसके बाद कील वाला देख लीजिए।
ये जो कील ठोकते हैं हम, क्या होता है, अगर इस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये कील प्रेशर अति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर फोर्स के। अगर इस पर फोर्स बढ़ाएंगे तो इस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा और ये जल्दी ठुका जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला समझिए। देखिए, अब लिक्विड में हम प्रेशर देखेंगे, लिक्विड और गैस में। लिक्विड और गैस में भी प्रेशर होता है, यानी कि देखिए, लिक्विड एंड गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। अपने वॉल से कंटेनर से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज इन डेप्थ। गहराई में जाने पर लिक्विड का प्रेशर बढ़ता है। और एयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। एयर भी सारे प्रेशर ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। इसको हम देखिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, हम क्या बोले हैं, गहराई में जाने पर दाब बढ़ता है, यानी कि हम जितना डेप्थ करेंगे प्रेशर उतना बढ़ेगा। कैसे, तो देखिए, यहाँ पे इतना डेप्थ है, तो ये देखिए कितना बैलून खुला हुआ है। अगर इसी का डेप्थ हम बढ़ा देंगे तो क्या हुआ, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया कि ना। हम्म? इसको आप इस चीज़ से समझिए। मान लीजिए आप बांध देखे होइएगा, बांध का डिजाइन कैसा होता है, इस टाइप से। क्यों, क्योंकि देख लीजिए, पानी अगर इतना रहेगा, इतना पानी यहाँ तक रहेगा, तो वाटर जितना डेप्थ में रहेगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो नीचे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और ऊपर कम। तो यानी कि नीचे का बांध चौड़ा कर देता है ताकि ज़्यादा प्रेशर झेल पाए, और ऊपर का बांध कम चौड़ा रहता है ताकि कम प्रेशर झेल पाए। ठीक है, यानी कि लिक्विड में डेप्थ होने पे प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है, याद रहेगा। और सेम वही ऑल्सो एयर में भी क्या होता है, उस देखिए, अगर नीचे आने पे प्रेशर बढ़ रहा है तो ऊपर जाने पे प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो हम एयर में जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर उतना घटेगा। मान लीजिए आप पहाड़ों पे चले जाइएगा तो क्या होगा, प्रेशर बहुत लो हो जाएगा, जिसके कारण कभी कभी नाक से खून भी आने लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। इसके कारण हमारा शरीर ज़्यादा तेजी से अगर ब्लड को पंप कर दिया तो नाक से कभी कभी खून आने लगता है। ठीक है, तो इसका ये देखिए, मान लीजिए इस तरह से आप बोतल भरे, ठीक है, बोतल भरे, तो ये क्या होता है, लिक्विड अपने वाल्व पे भी प्रेशर क्रिएट करती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, अगर बोतल भरा हुआ है, यहाँ से एक बैलून रखेंगे तो इस बैलून में पानी भरने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और एक बैलून हम ऐसे डाल दिए तो ये अपना प्रेशर इस पे लगा के इधर से पानी को इसमें भर देगा। ठीक है, यानी कि लिक्विड अपने वाल्व पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, आप जैसे कि एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, इसमें 3 छेद के लिए, 1 2 3। मान लीजिए इसको पूरा हम पानी से भर दीजिए, पूरा हम पानी से भर दिए। पूरा पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है। तो मान लीजिए पानी निकल रहा है, तो किस नल से ज़्यादा दूर तक पानी गिरेगा, किस नल से, आप बताइए। देखिए, हम क्या बताए हैं, इन डेप्थ जितनी गहराई में आएंगे प्रेशर क्या होगा, उतना बढ़ेगा। तो ये सबसे नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा दूर गिरेगा। ठीक है, ऊपर थोड़ा कम प्रेशर होगा, यानी कि कम दूर गिरेगा। ठीक है, और उस सबसे ऊपर बहुत कम प्रेशर होगा, इसलिए सबसे कम होगा। यानी कि डेप्थ जितना डेप्थ में नल रहेगा उतना तेज से प्रेशर क्रिएट होकर तेजी से ज़्यादा दूर तक पानी गिरेगा। ठीक है, डेप्थ में जाने पे प्रेशर ज़्यादा होगा और ज़्यादा दूर तक पानी गिरेगा, जितना ऊपर रहेगा प्रेशर कम होगा और कम दूर पानी गिरेगा। तो यही है, देखिए, दाब दाब और गैसों के पात्र की दीवार पर दबाव डालती है। द्रव द्रव मतलब द्रव और गैस अपने पात्र की दीवार पर दाब डालती है। द्रव का दाब गहराई के साथ बढ़ेगा और वायु चारों दिशाओं में दाब लगाती है। वायु भी चारों दिशाओं में दाब लगाती है कि ना। मान लीजिए कोई बैलून है, इस पर चारों दिशाओं से ना दबाव लगता है। हम्म, वायु भी चारों दिशाओं से, हम पर भी चारों मतलब ऑल डायरेक्शन से प्रेशर क्रिएट होता है। देखिए, वाटर पुशिंग रबर सीट, ये फिगर है, फिगर समझना था। आपको बोतल वाला नहीं अथी बताए थे, जो बोतल था यहाँ पे बैलून लगा हुआ था, वही ना ये वाटर प्रूफिंग रबर शीट वाला। चलिए उसके बाद आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं,
जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल हम पे जो प्रेशर क्रिएट करता है उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द एयर अराउंड अर्थ exert pressure is called atmospheric pressure. The pressure air in on every unit area. The surface is very large but balanced by the pressure inside our body. देखिए क्या होता है, सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे किसको, एयर जो हमारे चारों ओर जो प्रेशर क्रिएट करता है, द एयर अराउंड अस एक्सर्टेड प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे चारों ओर का एयर जो प्रेशर क्रिएट करता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो बताइए, तो हम दाब का अनुभव करते हैं, हाँ, हमारे शरीर पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, बट हमारा शरीर भी उतना प्रेशर लगा के उसको प्रेशर को बैलेंस कर देता है, जिसके कारण हम उस प्रेशर का अनुभव नहीं कर पाते हैं, मतलब हमको नहीं पता चलता है, बट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है। जैसे कि आप फिगर के माध्यम से देखिए, ये आदमी है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसके सर के ऊपर, लेकिन वो नेग्लेक्ट हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर क्रिएट करता है, हम भी उतना प्रेशर क्रिएट करके बैलेंस कर देते हैं उस फोर्स को, जिसके कारण हमको पता नहीं चलता है। बट ये पता कब चलेगा, देखिए, जब आप पहाड़ों पे जाइएगा तो हम बोले ना नाक से खून निकलने लगता है, वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, ऊपर का एटमॉस्फेयर कम हो जाएगा। हम जितना मान लीजिए हमारे ऊपर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हम पहाड़ पे चले गए, अब हम पे इतना ही प्रेशर क्रिएट हो रहा है एटमॉस्फेयर का, जिसके कारण हम कम प्रेशर का अनुभव कर पाते हैं, और हमारा शरीर आदि है ज़्यादा प्रेशर का, जिसके कारण हम ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन तो उतने ही प्रेशर से ना ब्लड को पुश करेगा, तो क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर कम रहता है और हमारा शरीर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसके कारण शरीर नाक से खून निकलने लगता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल है। देखिए जैसे कि दो एयर सक्शन हाफ ट्यूब लिए और दोनों को से एयर निकाल के और चिपका दिए, और इधर भी 8 घोड़ा लगाए, इधर भी 8 घोड़ा लगाए, ठीक है, और दोनों को खींचे, फिर भी नहीं खिंचाया, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, इससे प्रेशर जब इसमें मतलब कि इससे हम एयर निकाल दिए तो क्या हुआ, अब चारों तरफ का जो एयर होगा इसके अंदर जाना चाहेगा, यानी कि अब चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे क्रिएट हो जाएगा। बट क्या होगा, चारों तरफ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो गया ना, तो ये घोड़े जो खींच रहे हैं ना, ये कब इन दोनों को अलग कर पाएंगे गोले को, जब ये इस पर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उससे ज़्यादा फोर्स इसको लगाना पड़ेगा। बट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 51 सेंटीमीटर का डायमीटर था, यानी कि इसका त्रिज्या 51 सेंटीमीटर है, ठीक है, और दोनों को जोड़ा गया है, और इसमें से हवा निकाल के और तब 8 घोड़ा इधर लगा दिया, 8 घोड़ा इधर लगा दिया, और दोनों तरफ से खींचा, बट ये नहीं खिंचाया, क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जब हम वैक्यूम कर दिए हैं तो इसमें एक प्रेशर क्रिएट हो गया, अब सारा बाहर का हवा इसके अंदर जाना चाहेगा और इस पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण घोड़ा इसको अलग नहीं कर पाते हैं। अगर आप कहिएगा तो हम डिटेल से भी बता सकते हैं इसको कितना प्रेशर क्रिएट करता है। तो देखिए, अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये 9th में पढ़ना है, इसे यहाँ पे समझाने का उतना अथी नहीं है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लगभग 1 लाख 1,000 कुछ न्यूटन, इतना न्यूटन नहीं, पास्कल, प्रेशर का दाब का यूनिट पास्कल होता है, तो इतना पास्कल प्रेशर क्रिएट हो जाता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। और दूसरे शब्दों में 1 सेंटीमीटर एरिया पे लगभग 10 न्यूटन का फोर्स क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ पे तो डायमीटर ही 51 सेंटीमीटर है। डायमीटर यानी कि व्यास, डायमीटर यानी कि व्यास 51 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसको आप डायमीटर है तो रेडियस निकालिएगा 51/2 है, तब इसके बाद इसका एरिया निकालिएगा तो आपको पता चलेगा। तो देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ही एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर क्रिएट कर देता है, 10 न्यूटन का, और यहाँ पर का अगर रेडियस 51 है तो आप निकालिएगा जब तो बहुत ज़्यादा एरिया आ जाएगा। आप निकालिएगा, मैथ में पढ़े होइएगा, जिसका रेडियस 51/2 होता है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर से 4/3 पाई आर क्यूब से निकालिएगा हेमिस्फेयर का एरिया, तो बहुत ज़्यादा एरिया हो जाता है।
इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है एटमॉस्फेयर, और जिसके कारण ये घोड़ा नहीं खींच पाता है। ठीक है, तो वही है, देखिए, जो द एयर अराउंड अस exert pressure is equal to atmospheric pressure. The pressure of an air on every unit area surface is very large but balanced by pressure inside our body. और ये हम आपको रबर सब्सटेंस स्टिक टू सरफेस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम आपको बता दिए। जो चीज़ पे हवा निकाल देंगे तो चिपका रह जाता है,